वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखना है कि आखिर आज हम लोग को पढ़ना है क्या है। जैसे कि अभी सेशनल होने वाला है, सेशनल को लेकर साथ ही आपका सिलेबस में क्या कट आउट हो गया है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, ये पूरा बुक ही है लालजी प्रसाद का, 284 पेजेस का है। तो देखिए, हम लोग चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको, जो फॉर्म में रहेगा एक्स प्लस आई वाई के, जहाँ पे एक्स और वाई हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, एक्स और वाई क्या कर रहा है, रियल नंबर हो रहा है। और एक्स का जो वैल्यू प्लस माइनस आई, तो आई यहाँ से आईटा डिनोट करता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट्स द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इसका माइनस लेस देन 0 है। उसके बाद आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जेड प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं। वी डिनोट ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय जेड प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, और एक्स हमारा रियल पार्ट कहलाता है, और जेड रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और इसको एक्स आर ई मतलब रियल ऑफ जेड और वाई इमेजिनरी ऑफ जेड। उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या कहता है कि कॉन्जुगेट को जेड पे डैश या बार, इसको बोलते हैं जेड बार। उस यानी कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड बार हो गया एक्स माइनस आई वाई। और उसके बाद देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, यानी कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जो होगा रियल ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 जेड प्लस जेड बार, और जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड बार की अगर बात करें, तो जेड माइनस जेड बार का वैल्यू जो इमेजनरी ऑफ जेड 1/2 आई जेड माइनस जेड बार पे हो सकता है। यानी कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। उसका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे कि हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ना है, तो देखिए सेम कंडीशन वही है। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, तो ए सी से जुड़ेगा, बी डी से जुड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो देखिए ए इंटू सी माइनस बी इंटू डी, और ए इंटू डी प्लस बी प्लस सी। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा ए इक्वल टू सी के और बी इक्वल टू डी के इक्वल। सिंबल ऑफ आईटा, आई का वैल्यू क्या होता है -1। एक्स प्लस आई वाई है तो एक्स प्लस वाई वाई। उसके बाद लॉ ऑफ एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव लॉ होता है, इसके लिए जुड़ जाएगा नॉर्मली। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए, यहाँ देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन है, और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है, तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आई इंटू आई वन, वाई वन और वाई टू। एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ यानी कि z1 प्लस z2 प्लस z3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, यानी कि वहाँ जो देखे थे उस रिजल्ट को यहाँ पे देख लीजिए, z1 प्लस z2 पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख लीजिए कि अगर ओ इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0 है, तो z प्लस ओ यानी कि तो वो भी x प्लस आई वाई के इक्वल ही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि यानी कि z प्लस और माइनस एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या, देखिए इसका इनवर्स मतलब नेगेटिव में, उसका एडिटिव क्या आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। क्लोजर लॉ कहता है कि z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1 प्रूव होगा। तो देखिए z1 प्लस z2 को प्रूव किया, z2 प्लस z1, ये क्लोजर कम्युनिटेटिव लॉ कहता है। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी देखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी z1 z2 z3, तो z1 z2 और z3 अलग। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट मतलब z इंटू 1 का जो रिजल्ट होगा x प्लस आई वाई के इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लीजिए,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 के ये इक्वल होगा Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 है तो Z2 इंटू Z1 इससे इसको एक साथ फिर इससे इसको एक साथ डिवीजन ऑफ Z1 बाय Z2 इसको आप याद रख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होगा। वो रिजल्ट को आपको याद रख लेना है। रिजल्ट का रखना कि x1 x2 प्लस y1 y2 बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस i इंटू x2 y2 माइनस x1 y2 बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा एकदम 100 है। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z1 प्लस Z2 प्लस इधर पढ़ के आए Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में फिर Z3 उसके बाद Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1 लिखता है Z1 Z2 ब्रैकेट से चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स वाई से। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई रेफर टू रेक्टेंगुलर वो एक्स एंड वो वाई कॉल द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अगर कोरस्पॉन्डिंगली देखे जाएँ तो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन में जिसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन को क्या बोलते हैं आर्गेंट प्लेन जहाँ पे एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉइंट उसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। कौन सा प्लेन आर्गेंट पॉइंट। यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा प्लेन है आर्गेंट प्लेन। हम लोग देखना मॉडुलस और एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट एक ही चीज़ होता है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। पोलर फॉर्म देखना इसका तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो आर का जो वैल्यू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा का वैल्यू जो होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जहाँ पे आर जो क्वांटिटी है उसको मॉडुलस बोला जाता है। मॉडुलस मतलब बेसिकली इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है और उसको मॉडुलस ऑफ जेड से डिनोट भी किया जाता है। और क्वांटिटी थीटा जो बोलता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक बिकॉज इफ यू रिप्लेस थीटा को अगर 2 पाई प्लस थीटा से करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में तो ये अनचेंज रहेगा। इसलिए वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट वो यूनिक नहीं होता यूनिक नहीं होगा। पोलर फॉर्म में देखें एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो देखेंगे तो पोलर फॉर्म में आर ई पे पावर आई थीटा हो जाएगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लीजिए कैसे कैसे डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड को। देखिए एग्जांपल है कि अगर आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी बट इफ आर्ग्यूमेंट इज 0 और पाई तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। देखिए अगर आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी क्यों हो गया। देखिए जैसे कि थीटा का अगर वैल्यू ही पाई बाय 2 होगा तो पुट करेंगे तो इमेजिनरी हो रहा है। जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे पाई बाय 2। यहाँ देखिए इमेजिनरी आ गया। उसके बाद जब इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0 तो ये आएगा रियल नंबर। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेक्टर। देखिए डिफरेंस सेम होगा मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी देख लेना है। आर्ग्यूमेंट में बेसिकली चलता क्या है किस चीज़ का ये लॉग का प्रॉपर्टी की तरह चलता है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट क्या होगा। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट होगा आर इंटू ई पे पावर आई 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ देखिए मॉडुलस ऑफ जेड बार का रिजल्ट जो होगा वो मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होगा। जेड बार का मॉडुलस किसके इक्वल होगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का वैल्यू 2n पाई होगा। वहाँ n 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। और जेड प्लस जेड बार का जो रिजल्ट होगा 2 इंटू रियल ऑफ जेड और जेड माइनस जेड बार का 2 इंटू आई इमेजनरी ऑफ जेड यानी कि आर ई रियल हो जाएगा 1/2 जेड प्लस जेड बार और इमेजनरी ऑफ जेड हो जाएगा 1/2
2i जेड माइनस जेड बार। यहाँ से देखिए क्वेश्चन छपेगा। प्रॉपर्टीज एंड मॉडुली आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉडुली। देखिए कहता क्या है, कहता है कि मॉडुलस ऑफ सम, देखिए इसका सम वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू, किसके लेस देन इक्वल्स टू, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस, ये इसको मॉडुली बोलते हैं। मॉडुली मतलब एक से अधिक हो गया, और यहाँ पे डिफरेंस भी हो गया, वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू। इसको ध्यान रखना है, इसको इससे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। Modulus of difference of two complexes always greater than equals to modulus of difference of sum always greater than equals to difference of their moduli। देखिए कहता है क्या है वो, डिफरेंस, देखिए वहाँ था z1 प्लस z2 का मॉडुलस, इधर था, जब डिफरेंस बोला जाएगा तो z1 माइनस z2 इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो रिजल्ट याद रखना कि z1, इसका तो रिजल्ट समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस के अंदर माइनस लगेगा, कोई रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। z1 प्लस z2 का वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 का मॉडुलस माइनस z2 का। देखिए यहाँ से अगर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर का मॉडुलस, मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर होगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। इस सबको याद रखना है, इस रिजल्ट को याद रखना है। z1 माइनस z2 का जो होल का मॉडुलस वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। The vector iz is obtained by rotating the vector ZOP through 90 degree in anti-clockwise direction without changing its length. Interpretation of argument of z1 minus z2 by z minus z2। यहाँ चीज लिखा है the principal value of argument of z1 minus z2 z minus z1 by z minus z2 is the angle sided minus थीटा से माइनस पाई से थीटा का वैल्यू बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू पाई। परपेंडिकुलरिटी के लिए कंडीशन होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। ध्यान रखना है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इक्वल टू वो रिजल्ट होगा 0 या फिर पाई के इक्वल। इसलिए z माइनस z1 बाय z माइनस z2 को वो क्या होगा, प्योरली रियल। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, z1 और z2 अगर 2 पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में तो देखिए क्या होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा इसको याद रखना है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बेसिकली बन सकता है, z1 माइनस z2 का बार माइनस z1 बार z1 माइनस z2 प्लस z2 बार माइनस z1 बार। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन 2 पॉइंट के लिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन आर्गुमेंट प्लेन, तो उसका जो भी रिजल्ट याद रखना आप लोग को, z बार माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड प्लस ए बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन आर्गुमेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन।
उस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस सी। उसको ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस बी इंटू जेड बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस सी। अब उसको ऐसे फाइनली लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट बी बार माइनस सी। यहाँ से इसको याद रखना है कि जेड माइनस जेड प्लस बी। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो वो दो प्लेन को सर्कल को ज्वाइन करेगा तो उसका इक्वेशन होगा जेड माइनस जेड वन जेड बार माइनस जेड टू प्लस जेड माइनस जेड टू जेड बार माइनस जेड वन बार। मतलब देखिए यहाँ पे अगर जेड माइनस जेड वन है तो यहाँ पे जेड बार माइनस जेड टू हो जाएगा, और यहाँ पे जेड माइनस जेड टू है तो यहाँ पे जेड बार माइनस जेड वन बार इक्वल्स टू 0। ये किसका है? ये चीज़ है इक्वेशन ऑफ सर्कल जॉइनिंग पॉइंट जेड वन एंड जेड टू। यहाँ से किसी का क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सॉल्व करने आना चाहिए। मतलब याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है, इतना से इसको देख लेना है। और तो आगे इसमें कौन साइक्लिक के लिए पूछा गया, इनवर्स पॉइंट, ये सब तो सिलेबस में है नहीं तो नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा इस पर। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। यहाँ एनालिटिक फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनालिटिक फंक्शन पढ़ना, ये हमारा सिलेबस में है। देखिए एनालिटिक फंक्शन पढ़ना है तो एक बोला कि कर्व सी है, आर्गेंट प्लेन में कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जेड टी ऑफ रियल वेरिएबल टी डिपेंड ऑन रियल इंटरवल वेयर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा और लेस देन इक्वल्स टू बी वेयर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। और एक कर्व सी को जॉर्डन कर्व भी बोलता है, जिसको सिंपल कर्व भी बोला जाता है अगर वो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को एग्जिस्ट करता है, और सम पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंगल वैल्यूड मल्टीपल वैल्यूड देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एनालिटिक फंक्शन है, इसको इसमें लिमिट कंटिन्यूटी है। देखिए यहाँ पे एक थ्योरम लिखा है, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी बट नॉट कन्वर्सली। अगर फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस है तो कहाँ पे? एवरीवेयर है, तो किस जगह पे डिफरेंशिएबल? छोड़ के सब जगह, ओरिजिन को छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन जो डिफाइन करेगा डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन डी सेट टू एनालिटिक इन दैट डोमेन। ठीक है, यही एनालिटिक फंक्शन का डिफिनेशन है। इसके लिए थ्योरम यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन की एफ जेड इक्वल टू जेड पे पावर एन, वो क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन है। कुछ रायमन इक्वेशन के लिए क्या से कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि यू एक्स इक्वल्स टू, कुछ रायमन इक्वेशन का कंडीशन है, आपको याद रखना है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होता है। यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, इस कंडीशन को याद रखना है। अगर कोई कंटिन्यूअस ऑन वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड एनालिटिक है डोमेन डी पे ई फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट और कंटिन्यूअस एंड सेटिस्फाई द कुशी रायमन इक्वेशन एट ईच पॉइंट ऑफ डी, इसको याद रखना है। उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन का सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को। हार्मोनिक फंक्शन एक फंक्शन ऐसा जो कंटिन्यूअस होगा पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर को एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शन।
और कोई एनालिटिक फंक्शन w इक्वल्स टू u प्लस आई भी है, वेरिएबल x और y है, रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ z प्लस एंड z बार, नेमली x इक्वल्स टू z प्लस z बार बाई 2 एंड y इक्वल्स टू z माइनस z बार बाई 2i। Analytic function of which either real or imaginary part is known as can be found in Cauchy-Riemann equation। मिलने थॉमसन मेथड देख सकते हैं x और y। बोला कि अगर कोई रियल पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का एफ जेड तो गिवन हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद तो ये तो एनालिटिक फंक्शन शो कराना है, और तो इधर बहुत कम ही क्वेश्चन, जितना पूछने का था हमने बता दिया, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना है। ठीक है, पूरा बुक से ही बता दिया लाइन बाय लाइन कहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद तो आगे इसमें अभी नहीं पढ़ना हम लोग को, ये कि यहाँ थ्योरम है एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, ये सब थ्योरम को देख लेना। ठीक है, तो आज वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। इतना ही पढ़ के जाना अभी सेशनल के लिए, और ज़्यादा पढ़ना नहीं है।